हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरुणा वाजपेयी आज आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर के थर्ड यूनिट से शिक्षा के सार्वभौमिकरण की राह में बाधक, असमानता, विभेदीकरण एवं हाशियाकरण से संबंधित मुद्दे पर बात करते हैं। Issues and concepts related to inequality, discrimination, and marginalization that stands in the way of universalization of education. हम बात करते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मीनिंग पर। उसका अर्थ क्या है? यानी कि शिक्षा का जो सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण है, इसका अर्थ होता है कि शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। शिक्षा के सार्वजनिकरण की जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे भारत में प्राचीन समय से ही शुरू हो चुकी थी। हमारे लोकतंत्र में शुरुआत से ही सभी के लिए समान अवसर के माध्यम से सामाजिक ताने बाने के सुदृढ़ीकरण के लिए सार्वभौमिक प्रयास किए गए हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण या सार्वजनिकरण को स्पष्ट करते हैं हम जेपी नायक के अनुसार। उन्होंने कहा कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इससे राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जनसाधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे कि उनमें आत्मचेतना जागृत हो सके, उनकी उत्पादक क्षमताएं प्रस्फुटित होकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहभागी बनाने के योग्य बनाए जा सके। इसी आधार पर सार्वभौमिकरण के लिए कुछ और विशेष नहीं, बल्कि हम सीधे से ये कह सकते हैं कि शिक्षा सभी बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए राज्य को जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्तर और जन्म स्थान के पक्षपात के बिना प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान की धारा 45 के अनुसार भी 10 वर्ष के अंदर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य की बात करते हैं। एम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना एक सबसे अपरिहार्य साधन है। दूसरा है बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य में ज्ञान देकर के छात्र का बौद्धिक और मानसिक विकास करना है। इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य ज्ञान देकर छात्र का बौद्धिक और मानसिक विकास करने के बाद उसका शारीरिक विकास करना है। ये माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगला उद्देश्य है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। सुचरित्र और नैतिक व्यवहार द्वारा ही कोई भी राष्ट्र और समाज अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य छात्रों का नैतिक और चारित्रिक विकास करना है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य छात्रों को सुसंस्कृत बनाना और उनकी संस्कृति को परिष्कृत करना भी है। अब हम बात करते हैं हाँ अब हम बात करते हैं
सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य में देश के भावी नागरिकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य है और सबसे प्रमुख जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी है। यानी कि छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना और उन्हें अपने आप कुछ करने के योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हमारी सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य है। अब बात करते हैं शिक्षा में सार्वभौमिकरण की आवश्यकता व महत्व। वर्तमान समय में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता या महत्व इस प्रकार है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। यदि शिक्षा के सार्वभौमिकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को साक्षर करेगा तो उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, उसका समाज तथा राष्ट्र सभी लाभान्वित होंगे, क्योंकि वो अपने परिवार और समाज के प्रौढ़ों को भी साक्षर बनाने का प्रयास करेगा। इसके बाद बात करते हैं महत्व के लिए क्या अगला महत्व है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है और शिक्षित व्यक्ति ही स्वयं के विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण विज्ञान और तकनीकी विकास का लाभ उठा करके सामाजिक विकास में सहयोग प्रदान करना है और शिक्षा का सार्वभौमिकरण व्यावसायिक सफलता के विकास में सहायक भी है। शिक्षित नागरिक राष्ट्रीय विकास को बनाए रखने में मदद करते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि अशिक्षा के कारण ही भारत में हमारे यहाँ जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शिक्षा में सार्वभौमिकरण के द्वारा उच्च शिक्षा के प्रति बालकों में उत्साह पैदा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में विकास किया जाता है और जनतंत्र को सफल बनाने के लिए ये अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं शिक्षा में असमानता यानी कि सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन में जो एक मेन प्रॉब्लम है असमानता, इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एज एन प्रॉब्लम इन यूनिवर्सलाइजेशन। शिक्षा में असमानता सार्वभौमिकरण की एक समस्या के रूप में है। तो हम बात करते हैं कि इस समय प्रेजेंट सिनारियो में हमारे देश में बहुत बड़ी असमानता जो है ये पूरे देश में व्याप्त है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता और औद्योगिक असमानताओं के कारण हमारे देश का विकास भी नहीं हो पा रहा है। सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी भाईचारा, मानवता, इंसानियत, नैतिकता, ये सारे ह्यूमन वैल्यूज ये खत्म होते जा रहे हैं और आर्थिक असमानता के कारण ही आज समाज में अमीरों की संख्या बढ़ रही है और गरीबों की संख्या जैसी थी वो जिस हाल में थे वैसे ही हैं। पूंजीपति और अमीर जो है और अमीर होते जा रहे हैं, इनके बीच में एक खाई पैदा होती जा रही है। आज भी चाहे हम कितना विकास कर ले, आज भी हम उसी पायदान पर खड़े हैं। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर जो हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए आर्थिक न्याय जो है यही तो सामाजिक न्याय की नींव होती है, लेकिन आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय की बात नहीं सोच सकते। अगर देखा जाए तो वास्तव में हम सामाजिक न्याय के पक्षधर तो हैं, हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हमको आर्थिक न्याय को मजबूत बनाना होगा। शैक्षिक असमानता के कारण ही हम समाज में वंचित वर्गों को अच्छी शिक्षा दे पाने में असफल हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति, समाज और किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सोचना सिखाए, हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकारों का हमको बोध कराए, हमको हमारा हक दिलाए और हमें समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाए। क्या ऐसी शिक्षा हम समाज के सभी वर्गों को दे पाने में सफल हैं? क्षेत्रीय असमानता के कारण ही
आज हम सभी लोग देश के सभी भागों में, खास कर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में असफल हो रहे हैं। और यही नहीं, औद्योगिक असमानता के कारण ही आज हमें कई गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वार्डन ने भी कहा कि शिक्षा के अवसरों में समानता लाने के लिए आर्थिक समानता लाना आवश्यक है। शिक्षा में समानता लाने के लिए हमें विद्यालय शिक्षा को पूर्ण रूप से भेद रहित बनाना होगा। इनमें ऊंच नीच का अंतरकम खत्म करना होगा और शिक्षा ही समानता और सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक है। इसलिए सबसे पहला हमारा मुख्य कर्तव्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी असमानताएं हैं उनको दूर करें, तभी हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पा सकेंगे। विमल शाह ने भी अपने स्टडी में हु गोज टू कॉलेज में बताया कि जातीय असमानता भारत में शैक्षिक असमानता और शिक्षा में सार्वभौमिकरण में सबसे बड़ी बाधा है। ये जो जातीय असमानता है, इसी के कारण आज महंगे पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का लाभ ज्यादातर उच्च वर्ग के लोग और उच्च जाति के लोग ही उठा पाते हैं। निम्न वर्ग और निम्न जाति के लोगों की शिक्षा आज भी उस क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। तो अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक बहुत बड़ी बाधा जो है सेकुलरिज्म के आधार पर भी होती है, धर्म के आधार पर भी है। शैक्षिक असमानता का जो कि एक मुख्य कारण है, अभी भी भारत में हिंदू पारंपरिक शिक्षा पर बल देते हैं और मुस्लिम जो हैं वो मजहबी शिक्षा पर ज्यादा बल देते हैं, जिसके कारण आधुनिक शिक्षा और शिक्षा के समान अवसरों की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। धर्म के द्वारा जो भी रूढ़ियां हैं, जो हमारे प्रयास हो रहे हैं, वो महिलाओं की शिक्षा को उसके लिए बहुत बड़ा रोड़ा बने हुए हैं, बाधक बने हुए हैं। अभिभावकों की अशिक्षा, गरीबी और आर्थिक विषमता, शिक्षा का बाजारीकरण, निजीकरण। आज तो शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है भाई, और निजीकरण भी हो गया है। अब शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती कि लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, बच्चे को ज्ञान प्राप्त मिले, बच्चे का ज्ञान बढ़े, बल्कि इसको भी एक व्यापार बना लिया गया है और इसको भी वो हम लोग अपनी पूंजी समझने लगे हैं। इसीलिए शिक्षा का बाजारीकरण और निजीकरण होता जा रहा है, जिसके कारण की शिक्षा महंगी होती जा रही है और राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता के अभाव के कारण भी शिक्षा की सर्व सुलभता नहीं हो पा रही है। सभी लोगों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता, जेंडर के कारण भी घरेलू सहायता के लिए परिवार के द्वारा लड़कियों का इस्तेमाल, लड़कियों पर राज्य और परिवार के खर्च में भेदभाव करना, सामाजिक भूमिका में अंतर करना, ये सब महत्वपूर्ण कारक के रूप में अभी भी लैंगिक असमानता को हम देख सकते हैं। शिक्षा में असमानता के और भी कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण है विकलांगों की शिक्षा के प्राप्त के उनको उचित अवसर नहीं मिल पाते। 1986 की बात करते हैं तो उस समय भी शैक्षिक इस रिपोर्ट के अनुसार जो नेत्रहीन और बधिर बच्चे थे, इनमें ज्यादा से ज्यादा 5% और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का 0.50% अनुमान था। लगभग 800 से 1000 विशेष स्कूलों में है। इनमें से अधिकांश स्कूल महानगर तथा अन्य शहरी केंद्रों में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इन बच्चों का लगभग 80% है, इनकी शैक्षिक सुविधाएं तो बिल्कुल ना के बराबर है। और आईडी योजना के अंतर्गत सामान्य स्कूलों में भी इनकी संख्या सिर्फ 7000 है, जो कि एकदम नेगेटिव, नगण्य है, शून्य है। इसलिए 1990 तक 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए तथा 1995 तक 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सुलभीकरण के लिए सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इतने वर्षों के बाद अभी भी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो अब हम बात करते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण में जो बाधाएं आ रही हैं, यानी कि जो शैक्षिक असमानता है, इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आजादी के बाद शिक्षा का
विकास और आधुनिकीकरण तो हो रहा है, लेकिन शिक्षा के व्यापक प्रसार और असमानता को दूर करने के लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि संविधान के द्वारा सबको समानता का अधिकार प्रदान करते हुए सभी नागरिकों के लिए समान शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। विभिन्न सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम जैसे गांव की बेटी पढ़ाओ योजना, महिला समाख्या योजना, शिक्षा कर्मी परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीनियर सेकेंडरी तथा फीस माफी और 50% तक महिला शिक्षकों की नियुक्ति, फ्री में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये इन सब माध्यमों से शैक्षिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा संशोधन नीति जो 1992 में आई, उसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों और उनके शैक्षिक विकास के लिए गहन क्षेत्रीय और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, इनके माध्यम से धन भी आवंटित किया जाता है। भिन्न भिन्न स्तरों पर आरक्षण के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को सुनिश्चित किया गया है, जिससे कमजोर वर्गों को भी शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में शैक्षिक क्षेत्र में विद्यमान असमानता को दूर करने के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त ये असमानता अभी भी सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में बाधक बनी हुई है। अब इसी तरह अब हम बात करेंगे शिक्षा में विभेदीकरण की। विभेदीकरण, discrimination in education as a problem in universalization of education। शिक्षा में विभेदीकरण यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या में, अब शिक्षा में सार्वभौमिकरण एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बावजूद आज भी शिक्षा में सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका। 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये संकल्प व्यक्त किया गया था कि 21वीं शताब्दी के शुरू होने के पहले देश में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य तथा गुणवत्तापूर्ण दृष्टि से शिक्षा संतोषजनक उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन ये लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाए। सबसे पहले सार्वभौमिकरण की राह में आने वाली बाधाओं को हमें दूर करना होगा, जिससे कि एक सबसे बड़ी बाधा जो शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन की है, यानी कि विभेदीकरण की है। ये विभेदीकरण हमारे भारतीय समाज में कई रूपों में व्याप्त है। जब हम किसी भी देश या क्षेत्र के विकास की बात को जानना चाहते हैं तो हम उसकी साक्षरता दर से लोगों की साक्षरता दर को आंकते हैं, और इसी दिशा में हमारी सरकार ने सबके लिए शिक्षा पर ध्यान दिया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 1947 की साक्षरता दर के मुकाबले भारत में साक्षरता दर तीव्र गति से वृद्धि हुई है। आज हमारी शिक्षा में विभेदीकरण का प्रमुख कारण महिला और पुरुष की साक्षरता दर में अंतर है, लेकिन 100% साक्षरता को हासिल हम नहीं कर पाए हैं। हालांकि महिलाओं की साक्षरता दर में अब काफी वृद्धि हो चुकी है, और ये जो पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर था, ये अंतर भी कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी ये विभेदीकरण बना हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बना हुआ है।
हमारे देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो बालिका शिक्षा के लिए उसकी महत्व को बताते हुए कहा था कि एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में ये जातिगत व लिंग आधारित विभेदीकरण बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ऐसा देखा जाता है कि मुख्य तौर पर ग्रामीण महिलाएं पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक कारणों से शिक्षा पाने से वंचित रह जाती हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 1979-80 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिससे कि उन बच्चों को साक्षरता की दौड़ में समावेशित किया जा सके जो पारिवारिक, आर्थिक और विद्यालय की सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। इस कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हुए इसे शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा योजना के नाम से चलाया जा रहा है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में जाति आधारित भेदभाव भी अक्सर देखने को मिलता है। हम अगर उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें भी भेदभाव के मद्देनजर देखते हुए हमारे जो यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश तोमर जी का कहना था कि शिक्षा में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वे प्रवेश परीक्षा और प्रवेश में सम्मिलित होने पर जाति के आधार पर किसी भी छात्र का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। देश में छात्राओं और महिलाओं के साथ होने वाली दर्दनाक घटनाओं को भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया और विश्वविद्यालयों को इन्हें रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने को कहा। पाठ्यक्रम में ऐसे बिंदु जोड़े जाएं ताकि छात्र ऐसी प्रवृत्ति से दूर रह सकें। हमारे समाज सुधारक और समाज सुधार संस्थाएं, मिशनरी सोसाइटियों ने, इन सभी ने बहुत से प्रयास किए जिससे कि निम्न जातियों की शिक्षा के लिए सामाजिक संस्थाओं ने कुछ अधिक, उन्होंने तो प्रयास किए लेकिन सामाजिक संस्थाओं की समितियों ने ज्यादा प्रयास नहीं किए। इसीलिए आज भी लिंगगत भेदभाव के प्रति संवेदनशीलता जातिगत असमानता के मुकाबले आज भी जारी है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो आज भी महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में विभेदीकरण अभी भी बना हुआ है। अब हम बात करते हैं शिक्षा में हाशियाकरण। सार्वभौमिकरण की समस्या के रूप में एक ये भी है मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन एज अ प्रॉब्लम इन यूनिवर्सलाइजेशन। यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन में जो मेन प्रॉब्लम एक और है वो है मार्जिनलाइजेशन की है। यानी कि हमारे शिक्षा में हाशियाकरण का मतलब उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं। हमारे समाज में दलित, उपेक्षित अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति और ये जो है ये सारे वर्ग एक हाशिए पर है क्योंकि उन्हें समाज के उच्च व धनी वर्गों के समान शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो हिंदू समाज से संबंधित होने के बावजूद भी सदियों से अपने प्रति भेदभावपूर्ण रवैये के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग रह रहे हैं और इन्हें राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने के लिए कोई विशेष प्रावधान और सहायता की जरूरत पड़ती है। अनुसूचित जाति को दलित या निम्न जाति के रूप में और कहीं कहीं आदिवासी के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के आर्टिकल 338 तथा 338A के अंतर्गत दो वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। उल्लेखनीय बात यह होती है कि शोषण, अन्याय आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों से संबद्ध क्षेत्रों में इसे
समुदाय के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। भारत में ये शिक्षा कानून के लागू होने के 5 वर्ष के बाद, जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा की गारंटी दी गई है। लगभग हर बच्चे का दाखिला हुआ है और उनमें से लगभग आधे बच्चों की अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देने की संभावना बनी रहती है। यह स्थिति भारतीय राज्यों में स्कूल प्राधिकारियों के द्वारा आदिवासी तथा मुस्लिम बच्चों के विरुद्ध किए जा रहे भेदभाव का लेखा जोखा बयान करती है, जिससे कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। मानवाधिकार की इस रिपोर्ट की लेखिका जयश्री बजोरिया जी का कहना है कि हाशिए पर खड़े इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के बजाय टीचर्स ज्यादातर उनकी उपेक्षा करते हैं और उनसे दुर्व्यवहार भी करते हैं। आज संवैधानिक गारंटी तथा भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बावजूद भारत में हाशिए पर रह रहे लोग समूह भेदभाव का शिकार होकर उपयुक्त शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे। स्कूल के प्राधिकारी जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर पुरातन समय से चले आ रहे भेदभावपूर्ण आचरण का आज भी समर्थन करते हुए दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को अक्सर कक्षा में सबसे पीछे बैठाते हैं या फिर उनको अलग कमरे में बैठने को कह देते हैं। तो इस तरह अपमानजनक नामों से कभी-कभी उनको बेइज्जत भी करते हैं। सबसे बाद में उनको मिड डे मील परोसा जाता है, जबकि पारंपरिक रूप से विशेष अधिकार प्राप्त समूहों के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में इस बात का प्रावधान है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या बड़ी आयु के बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, उन्हें उनकी आयु के हिसाब से उनको पारंगत करने के लिए और मुख्य धारा के स्कूलों की कक्षाओं में लाने के लिए एक सेतु पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए, किंतु सरकारें इसके लिए कोई खास प्रयास नहीं करती हैं। सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्सेस की बात करते हैं और इसी प्रकार शिक्षा में हाशिएकरण का उदाहरण उन अप्रवासी कामगार के बच्चों को देखने में मिलता है, जिनमें से अधिकांश दलित या आदिवासी समुदाय के होने ज्यादातर लोग होते हैं और अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में वो बच्चे बेचारे इधर उधर घूमने के कारण स्कूलों में लंबे समय तक एब्सेंट रहते हैं, जिसके कारण कि उनका स्कूल छूट जाता है। प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग का ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के बच्चों पर नजर रखें और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूल में उनका दाखिला करवाएं। सरकार के द्वारा हाशिए पर खड़े अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की शिक्षा के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे महिला समाख्या योजना। इसमें शैक्षिक पहुंच और उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर का निराकरण करती हैं ये। इसमें महिलाओं को विशेषतः हाशिए पर खड़ी सामाजिक आंशिक रूप से पिछड़ी और वंचित महिलाओं इनको सशक्तिकरण के योग्य बनाती हैं, ताकि वो अलग अलग होने के बावजूद भी आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ सके और दमनकारी सामाजिक रीति रिवाज के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें और आत्मसंयम को बनाए रखें। इसके बाद NPEGEL यानी कि प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है और सर्व शिक्षा अभियान योजना इसमें NPEGEL प्राथमिक स्तर पर जो सहायता प्राप्ति से वंचित पिछड़ी बालिकाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है। ये कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए उन विकास खंडों में चलाया जा रहा है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
साथ ही साथ ये कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकास खंडों में भी चलाया जा रहा है जहां पर कम से कम 5% जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति की है, और जहां अनुसूचित जाति जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10% कम है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा कर्मी योजना SRP। इसका लक्ष्य बालिका शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के अलावा राजस्थान के दूर दराज के अर्ध शुष्क और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है, क्योंकि शिक्षा कर्मी स्कूलों में अधिकतम बच्चे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हैं। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चल रही है, जन शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन योजना है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है और केंद्रीय विद्यालय है। तो इन सभी प्रयासों के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि हाशिए पर खड़े सभी लोगों तक शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, जिससे कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके, उसको हासिल किया जा सके। धन्यवाद।